स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित और हम यहाँ पे कर रहे हैं नेचर्स ट्रीजर के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं फिर अपने हम आज की क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 10th इज, इसके अच्छा दो पार्ट है, इसके। फर्स्ट वन इज, इन द गिवन इलिस्ट्रेशंस वी सी दैट फूड इज बीइंग कुक्ड, ठीक है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज बीइंग यूज्ड फॉर कुकिंग। किस टाइप की एनर्जी का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है? सोलर एनर्जी का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। फर्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? सोलर एनर्जी। किस चीज का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया? तो सोलर एनर्जी का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। नाउ द सेकेंड इज, नेम वन बेनिफिट दैट वन ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग दिस टाइप ऑफ एनर्जी फॉर कुकिंग। एक हमें बेनिफिट बताना है और एक हमको क्या बताना है? ड्रॉबैक बताना है, ठीक है। तो एक हम बेनिफिट बताएंगे। सबसे पहले हम क्या बता देंगे? बेनिफिट के बारे में बताएंगे कि सोलर एनर्जी के क्या बेनिफिट्स है, ठीक है। सबसे पहला कि ये तो रीन्यूएबल है एंड द क्लियर सोर्स ऑफ एनर्जी, इतना याद रखना। सोलर एनर्जी इज रीन्यूएबल एंड क्लियर सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। पहली चीज, ये हमारा एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा, हेंस इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा? एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाएगा। अब जरा हम इसके ड्रॉबैक के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके ड्रॉबैक के बारे में बात करते हैं। अब इसका ड्रॉबैक क्या हो सकता है, सोचा है आपने? यस, इसका ड्रॉबैक क्या हो सकता है? ये डिपेंड करता है वेदर पे, ठीक है। जैसे कि हम इसको बहुत क्लाउडी डेज में इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम इसको नाइट में इसका यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं? डिपेंडेंस होते हैं, डिपेंडेंस ऑन वेदर। क्लियर? डिपेंडेंस ऑन वेदर, किस पे डिपेंड होते हैं? वेदर पे डिपेंड होते हैं। एग्जाम्पल में भी आपको क्या बताया? सोलर एनर्जी कैन नॉट बी यूज ड्यूरिंग क्लाउडी डेज। सोलर एनर्जी कैन नॉट बी यूज्ड ड्यूरिंग क्लाउडी डेज। तो क्लाउडी डेज में हम सोलर एनर्जी का यूज नहीं कर सकते, या फिर और एट नाइट, रात में भी हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। विच लिमिट्स इट्स रिलायबिलिटी एंड कन्वीनियंस, ठीक है। जो इसकी कन्वीनियंस को, रिलायबिलिटी को क्या कर देता है? लिमिट कर देता है, स्टॉप कर देता है। ओके, विच लिमिट्स इट्स रिलायबिलिटी एंड कन्वीनियंस। ठीक, तो ये था हमारा इसका ड्रॉबैक। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इसको फटाफट से ड्रॉबैक को देखो, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 11, ओके। क्वेश्चन 11 है हमारा, कटिंग डाउन ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल, इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ अ सॉइल, व्हाई डू यू थिंक सो? तो जब हम लार्ज स्केल में पेड़ों को काटते हैं तो इसकी वजह से सॉइल की जो क्वालिटी है उस पर भी फर्क पड़ता है। यस, डेफिनेटली सॉइल की क्वालिटी पे फर्क पड़ता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? अब देखो, सॉइल के पास उतनी ताकत नहीं होगी कि वो पानी को एब्जॉर्ब कर सके। पहली चीज, वो बहुत ज्यादा लूज हो जाएगा, इजिली वॉश अवे हो जाएगा,
ठीक है, अगर पेड़ पौधे लगे होते हैं तो वो क्या करते हैं, उनकी जड़ों को ना बहुत टाइटली होल्ड करके रखते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो गायब हो जाएंगी, जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी जो है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे, कटिंग डाउन ट्रीज, कटिंग डाउन ट्रीज on a large scale impacts the quality of the soil, impacts the quality of the soil, ठीक है, because trees roots help in बाइंडिंग दी सॉइल, वो क्या करता है, सॉइल को बाइंड करने का काम करते हैं, एक साथ रखने का काम करता है, बिकॉज रूट्स हेल्प दी सॉइल, और रूट हेल्प इन बाइंडिंग दी सॉइल, इन बाइंडिंग दी सॉइल, सॉइल को बाइंड करने का काम करता है, सॉइल इरोजन होने से रोकता है, प्रिवेंटिंग इरोजन, ठीक है, बाइंडिंग द सॉइल एंड प्रिवेंटिंग इरोजन, इरोजन होने से रोकेगा, ठीक है, बिना ट्रीज के जो सॉइल होंगे वो लूज हो जाएंगे एंड कैन बी इजिली वॉश्ड अवे बाय रेन, ठीक है, सो विदाउट ट्रीज, soil become loose, soil become loose and easily washed away, away by the rain or blow, rain or blow of विंड, रेन एंड ब्लो ऑफ लिट, तो जिसकी वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी, जो टॉप सॉइल है वो क्या हो जाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो लीडिंग द लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल, लीडिंग द लॉस, ठीक है, लीडिंग द लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल, तो जो टॉप सॉइल की फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11th। ओके, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12th। नाउ क्वेश्चन नंबर 12th, चलिए फटाफट से रीड करिए क्वेश्चन नंबर 12th। एक्सप्लेन 2 ways in which human activities pollute the air। दो ही तरीके बताने हैं, देखो तरीके तो बहुत है ना, ह्यूमन की एक्टिविटी कभी खत्म नहीं होती, तो तरीके तो बहुत है, बट यहाँ पे हमको दो ही तरीके बताने हैं जिससे एयर जो है वो पोल्यूट होता है, एंड प्रपोज 1 एक्शन, एक एक्शन बताना है जो एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। सो सबसे पहला हमको क्या बताना है यहाँ पे, ह्यूमन एक्टिविटी दैट पोल्यूट एयर, ठीक है, वेज ऑफ पोल्यूशन बताना है सबसे पहले, वेज ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। सबसे पहला आएगा हमारा वेज ऑफ पोल्यूशन, कैसे हम पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, व्हीकल से हम पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, फैक्ट्री से जो हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं, इंडस्ट्री से जो हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं, उनकी वजह से पोल्यूशन क्रिएट होता है, और ये दोनों के दोनों ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। ये दोनों के दोनों किसकी वजह से हो रहे हैं, ये दोनों के दोनों ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ही हो रहा है। सो एमिशन ऑफ air pollution, emission of air pollution from vehicle, सबसे पहली चीज, और दूसरी चीज क्या बताई थी, इंडस्ट्रीज के बारे में। सो इंडस्ट्रीज एमिशन रिलीजिंग हार्मफुल गैसेस, इंडस्ट्रियल एमिशन रिलीज harmful
गैसेस। तो जो इंडस्ट्रीज है वो भी क्या कर रहे हैं, हार्मफुल गैस को रिलीज कर रहे हैं। नाउ एक्शन टू रिड्यूस पोल्यूशन, क्या हम एक्शन ले, एक्शन टू रिड्यूस पोल्यूशन, एक्शन टू रिड्यूस पोल्यूशन, क्या एक्शन लेना चाहिए जिससे पोल्यूशन कम हो जाए। यस, तो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए ताकि जो एयर पोल्यूशन है वो कम हो जाए। ठीक है, सो प्रमोट दी यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स and public transport, ठीक है, एंड दूसरा क्या हो जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू रिड्यूस एमिशन ऑफ एयर पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स। ठीक है, टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ एयर पोल्यूशन from vehicles। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, राइट। चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। डन है इतना। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन 13, a family use solar panel to generate electricity, a gas stove to cook food and a windmill for pumping water from a well. What would happen if there were no sunlight for a week? अच्छा, ये सारी की सारी चीजें उन्होंने ले ली है ना, और अगर सोचो एक हफ्ते तक सनलाइट ही नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। तो भाई इस फैमिली को बहुत ज्यादा हम ये बोल सकते हैं कि काफी नुकसान उठाना पड़ेगा, है ना। इनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इनको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, ये ऑल्टरनेटिव सोर्स जो है वो कहां से आएगा, वो सन से ही आएगा। सो इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी फॉर अ वीक, द फैमिली वुड फेस इश्यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोलर पैनल, जिसकी वजह से पावर सप्लाई आता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम, इफ देयर नो सनलाइट फॉर अ वीक, इफ there no sunlight, if there no sunlight for a week, then, ठीक है, then the family would face, then the family would face issue generating, then the family would face issues generating, नहीं, issues with generating ना, issues with generating, है ना, issues with generating electricity through solar panel लिया है ना, हाँ, electricity through solar panel, generating electricity through solar panels, electricity through solar panels would affect the power supply, would affect the power supply। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट में प्रॉब्लम हो जाएगी, पावर सप्लाई में प्रॉब्लम हो जाएगी, सो दे माइट नीड टू रिलाई ऑन ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज। तो सिर्फ एक ही चीज पे इनको भरोसा करके नहीं चलना चाहिए, राइट। सो दे माइट नीड टू रिलाई ऑन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑन ऑल्टरनेटिव source of energy, they would rely on alternative source of energy for electricity।
क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलो इसको नोट डाउन करो, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे हम। क्लियर है इतना? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या है क्वेश्चन? So question number 14 is fill up the blanks using the following terms. Okay. Now fossil fuel, forest, air, petroleum, coal, water and non-renewable resources. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Natural resources कितने टाइप के होते हैं? तो natural resources दो टाइप के होते हैं, one is renewable and the another one is non-renewable. ठीक है, एक हमारा क्या हो जाएगा? Renewable हो जाएगा, एक हमारा non-renewable हो जाएगा। यहाँ पे यही तो आएगा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक, और क्या हो सकता है? अच्छा, यहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल लिखने, यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल लिखने। तो कौन सा नॉन रिन्यूएबल है? पेट्रोलियम। और रिन्यूएबल में हमने क्या देखा था? यस, रिन्यूएबल में हमारा वाटर आ जाएगा। वाटर एक्ट एज अ रिन्यूएबल। ठीक है, वाटर जो है वो किसकी तरह काम करता है? वाटर हमारा रिन्यूएबल की तरह है। एयर जो है हमारा रिन्यूएबल की तरह है। ठीक है, पेट्रोलियम हमारा नो उल्टा उल्टा लिख दिया ना, रिन्यूएबल सोर्सेज है। यहाँ पे हमें नॉन रिन्यूएबल लिखना चाहिए था। ओके ओके ओके, ये हमारा नॉन रिन्यूएबल है ना, जिसमें हमारा नेचुरल गैस आ गया। रिन्यूएबल में क्या हो जाएगा? वाटर है हमारा, विंड है हमारा। ठीक है, और रिन्यूएबल में क्या हो सकता है? रिन्यू किसको कर सकते हैं? फॉरेस्ट को हम रिन्यू कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं उसको हम एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं, है ना। और इसमें हमारी क्या क्या चीजें आ जाएगी नॉन रिन्यूएबल में? बता दो। नेचुरल गैस है, मिनरल्स है, रॉक्स है। ये हमारा किस में आ जाएगा? नॉन रिन्यूएबल में। ठीक है, ये हमारे किस में आ जाएगा? नॉन रिन्यूएबल में। और रिन्यूएबल के हमने लिख दिए सारी चीजें। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें से बताना भी है ना, फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, पेट्रोलियम, कोल, ये तो मैंने अपने से लिख दिया। फॉसिल फ्यूल जो है हमारा वो नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल जो है हमारा, फॉसिल फ्यूल जो है हमारा वो नॉन रिन्यूएबल है, जिसमें हमारा क्या आ जाएगा? पेट्रोलियम आ जाएगा। इसमें रॉक नहीं है। जिसमें देखो हमारी क्या क्या चीजें आएंगी, एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है, जिसमें हमारी क्या क्या चीजें आएंगी एक बार अच्छे से देख लो। इसमें से देख के लिखना था हमको, है ना। हमने अपने ही मर्जी से लिख दिया, पर कोई बात नहीं, हमारा वो भी सही था ना। चलो इसमें से देख के लिख लो। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हो गया, ये हमारा फॉसिल फ्यूल हो जाएगा। ठीक है, फिर रिन्यूएबल की अगर हम बात करें तो वाटर है ही हमारा, दूसरा हमारा एयर हो जाएगा, है ना, और तीसरा हमारा यहाँ पे फॉरेस्ट हो जाएगा। इसमें नेचुरल गैस दे ही रखा है। ठीक है, और इसमें हम क्या कर देंगे? पेट्रोलियम एंड फॉसिल फ्यूल। लो, सारी चीजें हमने भर दी हैं, जो जो हमें यहाँ पे दिख रहा था। ठीक है, सारी चीजें हमने यहाँ पे भर दी है, जो जो हमें यहाँ पे दिख रहा था। क्या अब क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। ओनली 2 क्वेश्चंस इज देयर। ठीक है भाई, चलो तो 15 and 16. So there is an increasing demand of the tree to meet the requirement of industries and for housing. Therefore, tree are being felled. It is justified. Discuss and prepare a brief report. तो देखो, हमारी नीड के लिए अगर हम पेड़ को काट रहे हैं, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, विच इज रियली 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 बैड, बड़ा ही बेकार है ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ट्री है वो हमको ऑक्सीजन देता है, एनिमल्स का घर होता है। हम उसको कट करेंगे, हम अपने लिए ही मुसीबत मोल लेंगे बाद में। ठीक है, सो क्या लिखेंगे हम? कटिंग ट्रीज। ठीक है, यहां पे हम क्या लिखेंगे? कटिंग ट्रीज फॉर हाउस एंड फैक्ट्रीज। कटिंग ट्रीज
for house and factories, ठीक है, for house and factories is deforestation. Which is bad, जो कि बड़ा ही बुरा है, ठीक है. क्यों? क्योंकि trees give us ऑक्सीजन. सबसे मेन चीज तो भाई यही देता है. अगर ट्री हमें कुछ और ना भी दे तो चलेगा, बट वो हमें हमारी लाइफ देता है भाई, वो हमें हमारी जिंदगी देता है, ऑक्सीजन. एंड हेल्प एनिमल, ठीक है. ट्री गिव अस ऑक्सीजन एंड हेल्प एनिमल, ठीक है. कटिंग देम, इसको अगर कट करेंगे, कटिंग देम, तो ये हमें ही हार्म करेगा, ठीक है. कटिंग देम, तो ये किसको हार्म करेगा? हैबिटेट को, क्लाइमेट को एंड सॉइल को. हार्म हैबिटेट, क्लाइमेट्स एंड सॉइल, इन सबको. सो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. सो we should plant more and more trees. हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए. We should plant more and more trees so that they can help us, ताकि वो हमें ऑक्सीजन लेने में और जो भी हमें इनसे मेडिसिन मिलती है उसमें हमें हेल्प कर सके, ठीक है. एंड टू सेव नेचर, एंड टू सेव नेचर, अपने नेचर को भी सेव करने के लिए हमको पेड़ लगाना चाहिए. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16. ओके. So question 16 is, propose a plan to use less water in your school. What step would you take to make this plan happen and how would it help the environment? तो क्या हम यहाँ पे, ठीक है, क्या हम यहाँ पे करेंगे जिसे पानी कम से कम यूज हो, है ना. Propose a plan to use a less water in your school and what step would you take to make this plan happen and how would it help the environment? ये किस तरीके से हमारे environment को help करेगा ये हमको बताना है, ठीक है. So plan to use less water, यही है ना हमारा. Plan to use less water. कैसे हम कम पानी का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? यस, हम देखो जो यूज वाटर है, ठीक है, उसको हम वापस ही यूज कर सकते हैं. सो वी कैन यूज दैट वाटर इज कॉल्ड ग्रे वाटर. सो यूज ग्रे वाटर फॉर गार्डनिंग पर्पस, है ना. यूज ग्रे वाटर फॉर गार्डनिंग पर्पस. हमें इस टाइप के पानी को यूज करना चाहिए गार्डनिंग के लिए, ठीक है. और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए. इंप्लीमेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. इंप्लीमेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. तीसरा क्या होना चाहिए? हमें कम से कम पानी यूज करना चाहिए, यही हम कर सकते हैं, ठीक है. तो इंस्टॉल वाटर इफिशिएंट, ठीक है, यू नो फेस्टर्स इन फैसिलिटीज एंड, मतलब हम वॉशरूम में जाके कम पानी यूज कर सकते हैं, है ना. सो वाटर इफिशिएंट हमको काम करना पड़ेगा. सो इंस्टॉल वाटर, इंस्टॉल, ठीक है, इंस्टॉल वाटर इफिशिएंट फैसेट एंड टॉयलेट. क्लियर. तो यहां पे हम पानी को कम से कम यूज कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद क्या कह रहे हैं? मेक अ प्लान टू हैपन, हाउ वुड इट
हेल्प द एनवायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इम्प्लीमेंट कैसे करें। ठीक है, फिर उसके बाद एनवायरमेंटल बेनिफिट्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करते हैं, फिर एनवायरमेंटल बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। सो इम्प्लीमेंट ऑफ प्लान। ठीक है, इम्प्लीमेंट ऑफ प्लान। चलो भाई, क्या इम्प्लीमेंटेशन है? सबसे पहला इम्प्लीमेंटेशन क्या है ये बता दो। हम कितना पानी रेगुलर बेसिस पे खर्च कर रहे हैं उसको हमें मॉनिटर करना पड़ेगा। ठीक है, सो वेट, ओके, सो हम कितना पानी डेली बेसिस पे खर्च कर रहे हैं उसको हमको क्या करना पड़ेगा, उसको हमें मॉनिटर करना पड़ेगा। सो मॉनिटर वाटर यूजेस, ठीक है, मॉनिटर वाटर यूजेस रेगुलरली एंड सेट रिडक्शन टारगेट, है ना, और रिडक्शन गोल, और उसको कम करने के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, एंड सेट रिडक्शन टारगेट, पहला। दूसरा क्या हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन, एनकरेज स्टूडेंट फॉर इनिशिएटिव टू यूज और टू वाटर कंजर्वेशन, है ना, कम पानी यूज करें या फिर वाटर कंजर्वेशन के बारे में हमें स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहिए, राइट। एनकरेज स्टूडेंट्स टू यूज लेस वाटर, है ना, टू यूज लेस वाटर एंड इनिशिएट फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड टेक इनिशिएटिव फॉर वाटर कंजर्वेशन। टेक इनिशिएटिव्स फॉर वाटर कंजर्वेशन। तीसरा हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हमें लोकल अथॉरिटी से कोलैबोरेट कर लेना चाहिए, है ना, टू इंस्टॉल वाटर सेविंग डिवाइस। तो ये भी काम कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोलैबोरेट कर लेंगे। ठीक है, कोलैबोरेट विद लोकल अथॉरिटीज, collaborate with local authorities and experts, ठीक है, local authorities and expert to install water saving device। तो इस तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो सकता है, राइट, इन तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। नाउ विल टॉक अबाउट द एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। अब हम एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, एनवायरमेंट के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, चलो क्या क्या इससे एनवायरमेंट को बेनिफिट होगा, इससे क्या हो जाएगा, हम ये प्रमोट सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबल वाटर यूजेस विद इन द कम्युनिटी, ये हम कर पाएंगे, राइट। प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, टू प्रमोट, नहीं, प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, है ना, प्रमोट सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबल, sustainability and responsible water uses, ठीक है, responsible and water uses within the community, within the community। पहली चीज ये हो जाएगी हमारे एनवायरमेंटल बेनिफिट्स में। ठीक है, नाउ द सेकेंड थिंग, हमें यहाँ पे दूसरा क्या करना पड़ेगा, जो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो वाटर ट्रीटमेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, वाटर ट्रीटमेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है
उसकी हम एनर्जी को कम कर सकते हैं, राइट. डिक्रीज द एनर्जी यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो इससे हम अपना एनवायरनमेंट जो है उसको बेनिफिट दे सकते हैं, राइट. सो क्या लिखेंगे हम? डिक्रीज द एनर्जी used in decrease in energy used in water treatment and distribution. Water treatment and distribution. ठीक. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16 और यहां पे हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं कंप्लीट. ठीक है. तो क्योंकि अगर एक ही वीडियो रहेगा तो ऑलमोस्ट 1 घंटे का हो जाएगा, तो इसको हम हाफ में डिवाइड कर देंगे तो 30-30 मिनट के हमारे 2 लेक्चर बन जाएंगे क्वेश्चन आंसर पे. ओके. सो आज की क्लास फिर हम यहीं पे एंड करेंगे, है ना. सारे के सारे हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं. हमारा 11th चैप्टर भी हो जाता है अब पूरी तरीके से कंप्लीट. सो बाकी का डिस्कशन यानी कि अब सिर्फ हमारा एक चैप्टर बचता है, चैप्टर नंबर 12, जो कि अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस. सो थैंक यू सो मच. Bye bye. Take care.